नमस्कार। एक फील्ड बायोलॉजिस्ट होने के नाते जब मैं इस धरती पर जीवन की इतनी विशाल विविधता को देखता हूं, तो सच में हैरान रह जाता हूं। जरा सोचिए, हमारे आसपास कितनी तरह के जीव मौजूद हैं। कुछ इतने छोटे कि हम उन्हें नंगी आंखों से देख तक नहीं सकते, और कुछ इतने विशाल जैसे समुद्र की ब्लू व्हेल्स। आज के इस विश्लेषण में हम इसी अद्भुत बायोडाइवर्सिटी यानी जैव विविधता को समझने के एक रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम इन खास विषयों पर बात करेंगे। जैव विविधता के चमत्कार, क्लासिफिकेशन की दीवार, विकास और शारीरिक संरचना, जीवन का पदानुक्रम, 5 मुख्य बायोलॉजिकल किंगडम्स और आखिर में हमारा एक मजेदार रैपिड फायर क्विज। सबसे पहले बात करते हैं अपने पहले हिस्से की, द वंडर्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी जैव विविधता के चमत्कार। धरती पर मौजूद इन लाखों करोड़ों जीवों का अध्ययन करने के लिए एक खास और व्यवस्थित तरीका बहुत जरूरी है। देखिए, बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि बहुत सारे जीव एक जगह जमा हो गए हैं। इसका असल मतलब है किसी खास इलाके में ऐसे विविधता का होना जो आपस में और अपने माहौल के साथ लगातार इंटरैक्ट करे, एक स्टेबल बायोलॉजिकल कम्युनिटी बनाए। ये सभी ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर निर्भर करते हैं और इसी से हमारा आसपास का पर्यावरण संतुलित और मजबूत बना रहता है। एक हैरान करने वाला आंकड़ा बताता हूं। एक अनुमान के मुताबिक धरती पर करीब 1 करोड़ प्रजातियां हैं, लेकिन हमारी जानकारी में सिर्फ 1 या 2 मिलियन ही हैं। धरती की आधी से ज्यादा जैव विविधता ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के गर्म और नम इलाकों में पाई जाती है, जैसे ब्राजील, कोलंबिया, हमारा अपना देश इंडिया और इंडोनेशिया। इन्हें हम मेगा डाइवर्सिटी रीजन्स कहते हैं। यहाँ का शानदार पर्यावरण मैसिव प्लांट और एनिमल लाइफ को सपोर्ट करता है। पर दुख की बात यह है कि इंसानी गतिविधियों के चलते आज इन नाजुक कम्युनिटीज की स्थिरता बिल्कुल खतरे में है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, इन लाखों जीवों को इफेक्टिवली ग्रुप और कैटेगराइज कैसे किया जाए। बढ़ते हैं अगले सेक्शन पर, बिल्डिंग द क्लासिफिकेशन वॉल। और ये बहुत ही बखूबी दर्शाता है कि क्यों पुराने तरीके हमेशा काम नहीं आते। इतिहास में महान ग्रीक विचारक एरिस्टोटल ने जीवों को उनके रहन सहन की जगह के आधार पर बांटा था, जमीन, पानी या हवा। लेकिन जरा सोचिए, समुद्र में कोरल्स और वेल्स दोनों रहते हैं, पर क्या उनमें आपस में कोई और समानता है? बिल्कुल नहीं। उनका सिर्फ हैबिटेट सेम है। इसलिए आधुनिक विज्ञान उन्हें उनके मूलभूत लक्षणों और एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के आधार पर कैटेगराइज करता है। इस पूरे प्रोसेस को आसानी से समझने के लिए चलिए एक पत्थरों की दीवार या स्टोन वॉल की कल्पना करते हैं। इस दीवार की सबसे निचली पंक्ति यानी लो मोस्ट स्टोन्स उन सबसे फंडामेंटल ट्रेड्स को दर्शाती हैं, जैसे सेल का प्रकार। इन पर ही ऊपर की लेयर्स का आकार निर्भर करता है। बीच के पत्थर थोड़े और स्पेसिफिक ट्रेड्स होते हैं और सबसे ऊपर के पत्थर सुपरफिशियल लक्षणों को दर्शाते हैं, जिनका बुनियाद पर कोई खास असर नहीं होता। यानी बुनियाद जितनी ठोस होगी, ऑर्गेनिजम्स की क्लासिफिकेशन उतनी ही बेहतर होगी। अगर हम एक एक्सपर्ट सेल्यूलर साइंटिस्ट की नज़र से इस दीवार के फाउंडेशन स्टोन को देखें, तो सबसे पहली चीज सामने आती है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स और एक ट्रू न्यूक्लियस का होना। देखिए, एक डिफाइंड न्यूक्लियस का होना किसी भी सेल के लिए एक गेम चेंजर होता है। इसकी मदद से सेल के अंदर के बायोकेमिकल प्रोसेसेस बिना आपस में टकराए बहुत स्मूथली चलते हैं। जिन सेल्स में डिवीजन ऑफ लेबर की ये खासियत होती है, वही आगे चलकर कॉम्प्लेक्स मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स बना पाते हैं। सच में यही एडवांस्ड सेल्यूलर फंक्शंस की असली बुनियाद है। इसी बुनियाद से जुड़ा है हमारा अगला सेक्शन, 3, एवोल्यूशन एंड बॉडी डिजाइन। यहाँ हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन और एवोल्यूशनरी चेंजेस के गहरे कनेक्शन को समझेंगे। हमारा आज का ज्ञान कोई एक दिन का चमत्कार नहीं है। 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी मशहूर किताब द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज में एवोल्यूशन के सिद्धांत को समझाया। फिर 1894 में अर्नस्ट हिकल ने पहली बार किंगडम्स को ब्रॉड लेवल पर क्लासिफाई किया। उसके बाद 1969 आया, जहां रॉबर्ट विटेकर ने 5 किंगडम्स का सिस्टम दुनिया के सामने रखा, जो आज भी सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त है। और आगे चलकर 1977 में कार्ल वोज ने मोनेरा किंगडम को और रिफाइन किया। अब जब हम इन जीवों को क्लासिफाई करते हैं, तो ओल्डर और यंगर ऑर्गेनिजम्स का फर्क साफ नजर आता है। एक तरफ ओल्डर या पुराने सिंपलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनकी बॉडी का डिजाइन सदियों से बिल्कुल प्रिमिटिव है,
दूसरी तरफ यंगर या नए कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स आते हैं, जिन्होंने विकास के लंबे सफ़र के दौरान अपने अंदर ढेर सारे डिज़ाइन चेंजेस एक्यूमुलेट किए हैं, और समय के साथ इसी एवोल्यूशनरी जमावड़े ने बेहद जटिल बॉडी स्ट्रक्चर्स को जन्म दिया। तो ये तो थी इवोल्यूशन की बात। अगला सेक्शन है 4, द हायरार्की ऑफ लाइफ, जहां हम एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखेंगे कि एक बिल्कुल अनजान जीव को वर्गीकृत कैसे किया जाता है। मान लीजिए हमें कोई नया जीव मिल गया। उसे क्लासिफाई करने का एक पूरा स्टेप बाय स्टेप फिल्टर होता है। शुरुआत होती है सबसे ब्रॉड लेवल से, यानी किंगडम। फिर ये फिल्टर नैरो डाउन होता है फाइलम पर, या प्लांट्स के केस में डिवीजन पर। उसके बाद आती है क्लास, फिर ऑर्डर, उसके बाद फैमिली, फिर जीनस, और आखिर में सबसे स्पेसिफिक लेवल स्पीशीज। इसे ऐसे समझिए कि हम किसी देश से शुरू करके स्टेट और शहर से होते हुए आखिर में एक एग्जैक्ट आखिरी एड्रेस तक पहुंच रहे हैं। और इस एग्जैक्ट एड्रेस की सबसे आखिरी और सबसे फाउंडेशनल कड़ी होती है स्पीशीज। ये क्लासिफिकेशन की सबसे बेसिक यूनिट है। एक स्पीशीज में उन सभी ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है जो एक दूसरे से इतने मिलते जुलते हैं कि वो आपस में ब्रीड कर सकें और अपनी आने वाली पीढ़ी को सफलतापूर्वक आगे बढ़ा सकें। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा क्विक रिवीजन हो जाए। जरा सोचिए, ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करने के लिए कौन सी बुनियाद ज्यादा मूलभूत और सही है? उनका हैबिटेट यानी रहने की जगह, या उनके सेल्स का प्रकार? जवाब निश्चित रूप से सेल्स ही है, क्योंकि जैसा हमने पहले देखा, हैबिटेट भले ही सेम हो, अंदर से सेल्स बिल्कुल अलग हो सकते हैं। इसलिए सेल ट्रेट्स ही सबसे ठोस आधार हैं। इसी के साथ हम पहुंचते हैं 5, द 5 बायोलॉजिकल किंगडम्स पर। देखिए, इस हिस्से में जो बात सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो ये कि रॉबर्ट विटेकर का ये सिस्टम आखिर इतना सक्सेसफुल क्यों रहा। इस समरी टेबल को ध्यान से देखिए। ये हमारे आसपास के पूरे जीवन को 5 ब्रॉड हिस्सों में बांटती है: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया। इन किंगडम्स का बंटवारा उनके सेल टाइप, यानी वो प्रोकैरियोटिक हैं या यूकैरियोटिक, उनके यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर होने पर, और सबसे जरूरी उनके न्यूट्रिशन या पोषण लेने के तरीकों पर किया गया है। न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजीज इन्हें एक दूसरे से बिल्कुल अलग करती हैं। एक तरफ होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, जैसे प्लांटे किंगडम, जो क्लोरोफिल का इस्तेमाल करके एनवायरनमेंट से अपना खाना खुद बनाते हैं। दूसरी तरफ हैं हेट्रोट्रॉफ्स, जैसे फंगाई और एनिमेलिया, जो अपना खाना खुद नहीं बना सकते। ये दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाकर या सड़ी गली ऑर्गेनिक चीज़ों से अपना पोषण लेते हैं। खाना जुटाने का ये फर्क इनके पूरे बॉडी डिज़ाइन को एक दूसरे से बिल्कुल अलग कर देता है। आइए इनके कुछ रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स देखते हैं। किंगडम मोनेरा को ही ले लीजिए, जिसमें साइनोबैक्टीरिया और स्टैंडर्ड बैक्टीरिया आते हैं। इन ऑर्गेनिजम्स की सबसे बड़ी पहचान ये है कि इनके पास कोई तय न्यूक्लियस या कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनल्स बिल्कुल नहीं होते। ये लिटरली धरती के सबसे पुराने और सबसे बेसिक प्रोकैरियोटिक जीव हैं। चलिए अब देखते हैं कि ये आगे कैसे बिल्ड होता है। हम यूकैरियोट्स पर आते हैं, जहां सेल के अंदर एक प्रॉपर न्यूक्लियस आकर ले चुका है। यहां किंगडम प्रोटिस्टा के अमीबा और पैरामेशियम को देखिए, जो सिंगल सेल्ड होने के बावजूद काफी कॉम्प्लेक्स हैं। इनमें मूवमेंट के लिए खास सीलिया होते हैं। साथ ही हैं फंगाई, जैसे यीस्ट और मशरूम्स, जिनमें चिटिन नाम के टफ मटेरियल से बनी एक सख्त सेल वॉल होती है। ये सिंपल बैक्टीरिया से कॉम्प्लेक्स लाइफ की ओर एक बहुत बड़ा एवोल्यूशनरी लीप है। तो इस शानदार सफर के बाद वक्त आ गया है हमारे 6th रैपिड फायर रिवीजन क्विज का। चलिए देखते हैं कि हमने जो हायरार्की कॉन्सेप्ट्स अभी एक्सप्लोर किए हैं वो कितने याद हैं। पहले 3 सवाल जल्दी से देखते हैं। पहला, द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज किताब में एवोल्यूशन का वर्णन किसने किया था? सही जवाब है चार्ल्स डार्विन। दूसरा, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? इसका जवाब है रॉबर्ट विटेकर। और तीसरा, वो कौन सा किंगडम है जिसमें एक डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता? वो है किंगडम मोनेरा। अब इस क्विज के आखिरी 2 सवाल। चौथा, वो कौन सा किंगडम है जो यूकैरियोटिक है, हेट्रोट्रॉफिक है और जिसकी सेल वॉल्स चिटिन से बनी होती हैं? बिल्कुल सही, वो है फंजाई। और 5वां सवाल, वो कौन सा किंगडम है जिसमें मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स आते हैं पर सेल वॉल्स नहीं होती? जवाब है एनिमेलिया। जी हाँ, वही किंगडम जिसमें हम इंसान आते हैं। इन्हीं फीचर्स से फंजाई और एनिमेलिया एक दूसरे से बिल्कुल अलग होते हैं। आइए इस विश्लेषण को एक बहुत ही प्रेरित करने वाले विचार के साथ खत्म करते हैं। जरा सोचिए, अगर एक रफ अनुमान कहता है कि धरती पर करीब 1 करोड़ प्रजातियां हैं
और हम सिर्फ 1 या 2 मिलियन को जानते हैं, तो इन ट्रॉपिकल मेगा डाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के घने जंगलों में न जाने कितने हाईली इवॉल्व्ड बायोलॉजिकल डिजाइन्स आज भी हमारी खोज का इंतजार कर रहे हैं। ये विशाल बायोस्फीयर सच में हैरान करने वाला है। उम्मीद है इसने आपको बायोलॉजिकल साइंसेस के बारे में और जानने के लिए उत्सुक किया होगा। आज इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।